लेक्चर 7। ठीक, हम लोग पिछले 6 लेक्चर्स में स्टार्टिंग से हम लोग उस पॉइंट तक आ चुके हैं जहां पे हमने सीखा था अबाउट रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स एंड एंड फ्री एंड, है ना। और लास्ट के जो 2-3 पॉइंट्स थे मैंने बोला तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तीसरा चौथा और आई थिंक कौन सा था, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो आने वाला टॉपिक है जो आज पढ़ाऊंगा, 1-2 क्वेश्चंस कराने के बाद स्टैंडिंग वेव पढ़ाऊंगा आज, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, पढ़ के आई हो आई थिंक, है ना। चलो ठीक है, तो आज ही क्लास रखी है मैंने, ठीक है। आज 7 to 8 डिस्कशन क्लास है, ठीक है, 7 to 8 डिस्कशन क्लास। चलो चलो पहला एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, जो हमने कल थ्योरी पढ़ी थी, इसमें हम लोगों ने आई थिंक इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिटेड वेव के बारे में पढ़ा था ना। इक्वेशंस बनाना सीख लिया था हमने। चलिए आपसे इक्वेशन बनवा के देखते हैं, ठीक है। चलो एक मिनट, हाँ एक डायग्राम ले लूं। ये एक पल्स है जो राइट में जा रही है, ठीक है। इस स्ट्रिंग का म्यू है, म्यू1 है म्यू एंड म्यू2 है 4 म्यू। ये पॉइंट हमारा x बराबर 0 वाला है, ठीक है। और y बराबर y इंसिडेंट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx गिवन है आपको। आपको बताना है फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसवर्स वेव। रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसवर्स वेव, करिए। देखिए सभी लोग ध्यान से, जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर बात करेंगे हम, रिफ्लेक्टेड की आ गई है, ठीक है। चलो अगर रिफ्लेक्टेड की पहले आ गई है लिख लेते हैं। पहले एक चीज देख लो, जैसे v प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/√μ है ना। तो अगर यहाँ पर म्यू है तो स्पीड v मान लें अगर हम, तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, v/2। या उसका उल्टा भी कर सकते हैं, मान लो अगर हम यहाँ पे v मान लें तो फिर यहाँ कितनी स्पीड हो जाएगी, 2v। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर है सभी को, ठीक है। स्पीड मिल चुकी है हमें। तो अब बात करते हैं, क्योंकि इक्वेशन लिखने के लिए मुझे चाहिए इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड एज वेल एज ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड चाहिए होगा ना, एम्पलीट्यूड, उसके बिना तो काम होगा नहीं। तो जरा रिफ्लेक्टेड वेव के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बताओ क्या होता था। यहाँ v-2v अपॉन v+2v इंटू ai माइनस का a/3, माइनस का a/3 आ गया। 80 निकालो, क्या फॉर्मूला होता था बोलो, 2v2 यानी 2v अपॉन v+2v इंटू a, ये कितना आ गया, 2a/3 आ गया। तो भाई आपके पास आ चुका है। तो अगर आप वाई आर लिखेंगे तो ये आ गया माइनस का a/3 साइन ओमेगा में कोई चेंज आएगा,
P माइनस के में चेंज आना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्टेड तो सेम मीडियम में रहती है ना, तो यहाँ पे के की जगह के ही रहने वाला है। 80 की लिखते हैं इक्वेशन ट्रांसमिटेड के लिए, YT, तो YT कितना होगा 2a/3 साइन ओमेगा में चेंज होगा, नहीं होगा। अच्छा मैंने इक्वेशन में एक चीज यहाँ पे गलत लिख दी है, बताओ क्या गलत लिखा है। हाँ वेरी गुड, यहाँ प्लस साइन होगा बिकॉज वेव लेफ्ट में जा रही है, और ये ओमेगा टी अब माइनस, अब यहाँ पे बताओ क्या लिखें, के अगर यहाँ पे के लिया है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बताओ। स्पीड और के में रिलेशन क्या रहता है, इनवर्सली होते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होता है आई थिंक। तो अगर स्पीड हाफ हो गई होगी तो के क्या हो गया होगा 2k डबल, यहाँ 2k x आ जाएगा। किसी की बनी थी इक्वेशन दोनों, हाँ दोनों मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा करोगे तब नंबर मिलेंगे ना, आधे में थोड़ी ना मिलता है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख ली। किसी को कंफ्यूजन है कि सर आपने ये पॉइंट कैसे लिखा। यहाँ पे अगर मैं के लिख दूं, डेफिनेटली यहाँ पर क्या आना चाहिए 2k आना चाहिए, नहीं क्यों होना चाहिए पता है नहीं बात, क्योंकि v बराबर ओमेगा बाई के होता है, और v प्रोपोर्शनल टू फिर आ जाएगा 1/k। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे एक पल्स जनरेट करी गई है जिसका एम्पलीट्यूड देखो आपको 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, P से लेकर Q तक का आपको लेंथ गिवन है क्वेश्चन पे, ठीक है, और मास गिवन है, लेंथ गिवन है और मास गिवन है, ठीक। Q से लेकर R तक का लेंथ गिवन है और मास गिवन है, तो ये लेंथ और मास से क्या आइडिया मिलता है हमको, किसका आइडिया मिलेगा म्यू का, ठीक है, और हम स्पीड रिलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। चलिए करिए, बताइए क्या होगा आंसर। टेंशन दे रखा आपको T/80 न्यूटन, करिए सभी लोग, बताइए क्या आंसर है। देखिए मैं करता हूं, सबसे पहला काम हमारा है कि हम अगर चाहें तो यहाँ पे स्पीड निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें टाइम पूछा है पूरा, तो हमें स्पीड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक स्पीड अलग होनी चाहिए बिकॉज म्यू डिफरेंट है, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड अलग होनी चाहिए बिकॉज म्यू डिफरेंट है। तो अगर मैं VPQ लिखूं, है ना, तो रूट ऑफ टेंशन 80 है अपॉन म्यू, म्यू मतलब हो गया 0.06, ठीक है, अपॉन 4.8 मीटर, ठीक। आई थिंक ऑन सिंप्लीफाइंग कितना आएगा ये 80 आएगा, ठीक। फिर आप VQR निकालेंगे जो √80 अपॉन 0.2 अपॉन 2.56 है, ये शायद ऑन सिंप्लीफाइंग करने पे कितना आएगा 32 मीटर पर सेकेंड, ठीक। फिर आपको अगर टाइम निकालना है टोटल P से R, तो आप क्या करेंगे, टाइम P to Q प्लस टाइम Q to R, तो डिस्टेंस आपको पता ही है आई थिंक, एक हो जाएगा भाई P से Q जो लेंथ है 4.8 है, स्पीड है 80, और ये हो गया 2.56, स्पीड है 32, ऑन सिंप्लीफाइंग कितना आया था 0.14, ये आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग ये हमारा टेक्निकली ए पार्ट हो गया, बताओ सिंपल सिंपल था ना। चलो अगली बात करते हैं, तो अगला पूछा है इन्होंने AT और AR,
अगर मैं AR की बात करूंगा तो V2 माइनस V1 है ना, तो V2 इज 32 माइनस 80 अपॉन 32 प्लस 80, और इधर पे कौन है 3.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा सिंप्लीफाई करने पे 1 पॉइंट, पक्का 1.5 सेंटीमीटर। 80 निकालेंगे 2 टाइम्स ऑफ 32 अपॉन 32 प्लस 80, 3.5 सेंटीमीटर। ये कितना आ रहा था तो बताओ, 2 एग्जैक्ट 2 आ रहा है। मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, आप ही लोग बता दो आंसर, वही लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ जी, कर लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, आंसर तो ना बदल जाएगा। 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे कह रहे हो, यहाँ पे चेंज करने को नहीं, आप चेंज कर भी लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, समझे ना। देखो हाँ, एक और बात समझ, जैसे भाई ऐसा है ना कि ये AR लिखा है, अगर सेंटीमीटर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो AR आएगा आखिरी में सेंटीमीटर में ही आएगा। वो अगर यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आखिरी में कितने किस में आएगा, मीटर में आ जाएगा, सिंपल। ओके, तो आई थिंक ये रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे, मुझे लगता है नहीं बनेंगे, क्यों बन जाएंगे ना, व्हाट डू यू से, बनाना चाहिए आई थिंक। चलो अब अगला हेडिंग डालो, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, AR में माइनस साइन भी होगा, यस यू आर राइट, मैंने AR में माइनस साइन लगाना भूल गया। सब लोगों ने नोट कर लिया है ना, सब लोग को ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है किसी को, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। ठीक, अब स्टैंडिंग और स्टेशनरी एक ही बात है। तो अभी तक जितनी वेव्स के बारे में लोगों ने स्टडी करी, दैट इज अ प्रोग्रेसिव वेव, वो वेव आगे जा रही है। अभी इसकी बात करेंगे, वो स्टैंडिंग वेव होगी। और स्टैंडिंग वेव का जो फॉर्मेशन है, इट इज एग्जांपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इट एग्जांपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अगर दो वेव अपोजिट डायरेक्शंस में आ रही हो और एक दूसरे से मिल जाए, उससे जो स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर बनेगा या उससे जो वेव फॉर्म होगी, उसको बोलेंगे हम स्टैंडिंग वेव, ठीक है ना। ओके, तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिखिए सभी लोग, देखिए मैं बोल रहा हूं, देखिए व्हेन टू वेव when two waves having same amplitude and frequency amplitude and frequency but traveling in opposite direction in same medium। जो लिख रहे हो उसको समझ रहे हो ना, इन सेम मीडियम, ठीक है। दे सुपर इम्पोज on each other
ठीक, एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव टेक प्लेस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव टेक प्लेस। ठीक है, समझ में आई बात? तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल कुछ। देखते हैं फिर आगे स्टैंडिंग वेव के बारे में, समझते हैं कैसे फॉर्म हो रही है ना। थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच मारते हैं इसमें। तो जैसे इसमें अगर आप डेफिनेशन पढ़ो ऊपर फिर से एक बार सभी लोग ध्यान से, डेफिनेशन पढ़ो पहले सभी लोग, तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। दो वेव आके सुपर इम्पोज हो रही है, उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा है, मीडियम कैसा है, इसलिए के की वैल्यू कैसी हो गई, और माइनस की जगह इसमें क्या आ जाएगा, प्लस। तो यही दोनों क्या हो रही हैं, सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज करने का मतलब वाई रिजल्टेंट निकाल लो। इस सुपर इम्पोज वाला काम जो हमने एचसीएम में कर रखा है, तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये ऐसे लिख देता हूं, पहले रुक जाना जरा। वाई रिजल्टेंट हो जाएगा y1 प्लस y2 ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ए कॉमन कर लेंगे और साइन सी प्लस साइन डी लगा देंगे। जब साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे आप, तो बनेगा क्या, फॉर्मूला तो पता ही है ना। तो मैं सीधे रिजल्ट लिख रहा हूं, चलेगा सबको। सीधे रिजल्ट आएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, जिसमें से अगर मैं कॉस के एक्स को इधर ले आऊं, ठीक है, और साइन ओमेगा टी को इधर कर दूं। अब ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को, जैसे अभी आप लोगों को मैंने जब दिखाया एनिमेशन वाला, तो उसमें आपने देखा था कि एम्पलीट्यूड जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है। तो जरा बताओ मुझे, ये पूरा टर्म क्या कहलाएगा, ये किसका टर्म है, ये टेक्निकली क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड। ये हमारा एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और ये क्या है, ये दिखा रहा है ऑसिलेशंस, ये दिखा रहा है ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल हमारे ऑसिलेट कर रहे हैं ना ऊपर नीचे, ये वो दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर है बात, ओके। अब सभी लोग लिख लो अच्छा पहले यहां तक, फिर आगे देखना बोर्ड पे, फिर समझाऊंगा। तो यही हमारी एक तरीके से इक्वेशन ऑफ क्या है, स्टैंडिंग वेव हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, टू ए कॉस के एक्स, ये हमारा एम्पलीट्यूड टर्म है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस। अब लिखना मत, थोड़ा बातों को सुनना। लिख लिया, जब ऊपर तक का लिख लिया सारा, कुछ बचा तो नहीं है ना। ठीक, अभी देखना, इसमें अगर आपसे मैं डिस्कस करूं कि एम्पलीट्यूड, आपने एक चीज देखा ना अभी, मैं एक्स की अगर कुछ वैल्यू रख दें पर्टिकुलर, मान लो एक्स को मैं रख दूं ऐसा कि ये कॉस पाई बाई 2 बन जाए,
तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा? सभी लोग बोलो। अगर मैंने क्या बोला सुनो पहले, मैंने बोला अगर मैं ऐसा कुछ रख दूं कि x की वैल्यू कि cos पाई बाई 2 बन जाए तो क्या आएगा एम्पलीट्यूड? 0। ठीक, तो यहां पे दो बातें होंगी। एक बात होगी पहले उन पॉइंट्स की जिनका एम्पलीट्यूड कैसा है? 0। ठीक, और जिन पॉइंट्स का, समझना ध्यान से, जिन पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड कैसा है? 0 है, उन पॉइंट्स का एक स्पेशल नाम है, उसको बोलते हैं नोट्स। क्या बोलते हैं? नोट्स। उन पॉइंट्स को बोलते हैं नोट्स। तो अब अगर मुझे 2a cos kx को 0 करना है तो cos की कौन कौन सी वैल्यू पे 0 होगा? तो आंसर आएगा सर cos 2n+1 पाई बाई 2। ठीक है, तो ध्यान से देखो जरा कि x बराबर 2n+1 पाई बाई 2 आया, और k की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो रहा है ना? तो ऑन सॉल्विंग यू कैन सी x कितना आ रहा है? 2n+1 लैम्डा बाई 4। ठीक, बात समझ में आई? अब अगर मैं n की वैल्यू रख दूं 0, 1, है ना, 2, 3, तो बताओ x क्या क्या मिलेगा हमको? बोलो सभी लोग। 0 पे क्या मिलेगा? n लैम्डा बाई, फिर फिर 5 लैम्डा बाई। है, समझ में आई बात? तो बता सकता कि बच्चा मुझे कि दो कंजुगेटिव नोट्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? हाँ, लैम्डा बाई 2, है ना? दो ऐसे पार्टिकल्स इनका एम्पलीट्यूड सेम है, उनके बीच की दूरी कितनी हो गई? लैम्डा बाई 2। ठीक, और वो एनिमेशन देख के शायद तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अभी मैं फिर से दिखा दूंगा एक बार। ठीक, बोलो इतनी बातें क्लियर है? और इन्हीं एक्स को बोलेंगे हम, ठीक है, इन्हीं एक्स को बोलेंगे हम पोजीशन ऑफ नोट्स। क्या बोलेंगे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी? हम एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी हो? ±2a हो। तो जरा बताओ 2a cos kx कितना हो जाना चाहिए? ±1, है ना? बोलो, एक मिनट रुको, सॉरी, cos kx होना चाहिए। यस यस यू आर राइट, cos kx होना चाहिए ±1। क्योंकि अगर हम 2a इधर कर देंगे तो 2a भी यहां पर भी करना पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा वो। ठीक है, तो बताओ जरा सिंप्लीफाई करके बताओ cos की वैल्यू किसमें ±1 होता है? cos n पाई में होता है। cos, तो kx बराबर, तो x बराबर, ऐसे बोले k की वैल्यू रख देते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स बराबर n पाई। तो बताओ जरा x कितना आ रहा है? n लैम्डा बाई n λ/2। अब जरा इसमें भी वही करते हैं, n की वैल्यू रखो 0, 1, 2, 3, डैश डैश डैश। तो बताओ x कितना आ रहा है? 0 λ/2 लैम्डा, सिर्फ लैम्डा। अगर 2 लैम्डा n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना,
अगला बताओ सीआरई क्या होगा? ठीक, एच वन, इन्हें क्या बोलेंगे हम? यश, पोजीशन ऑफ व्हाट? अच्छा, मैंने इसका नाम बताया ऊपर, नहीं बताया? अच्छा, इसका नाम अगर नोड है तो कैन यू गेस उसका नाम क्या होना चाहिए? वेरी गुड, इसको बोलते हैं एंटी नोड, मैंने ऊपर बताया नहीं? तो ये जो वैल्यू आ रही है एक्स की, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पोजीशन ऑफ एंटी। दो कंजर्वेटिव एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस कितनी हो गई? लैम्डा बाई टू। आई होप समझ में आया होगा। बताओ, कोई कंफ्यूजन? पक्का? ठीक है, चलो नीचे लिखना है क्या? अच्छा हाँ, ओके। यहाँ ऊपर तो लिख ही लिया था, सिर्फ ये बचा है, लिख लो। हाँ, दो कंजर्वेटिव नोड्स के बीच की दूरी जो है वो क्या होगी? लैम्डा बाई टू। अब मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन, मतलब ये जो इक्वेशन बनी हुई है ना, इसके हिसाब से, और जो ये वैल्यूज मिली हमें पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स के, उसके हिसाब से मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है? वो डायग्राम को ध्यान से देखना सभी लोग।
बन नहीं पा रहा ना। अभी कुछ कुछ ठीक है। ध्यान से देखना जरा, एक डायग्राम मैंने दिखाया है अभी, ये है ना, दिख रहा है अभी। कुछ लिखो लिखो नहीं यार, पहले समझो उसको अच्छे से। नहीं समझो कि नहीं ना तो मजा नहीं आएगी। लिखते तो हम रहेंगे ही, टेंशन नहीं है लिखने की, लिखने की टेंशन नहीं है, पहले समझना इंपॉर्टेंट। आपको एक डार्क कलर का दिख रहा होगा और एक दिख रहा होगा डॉटेड, दिख रहा है? क्यों भाई, हाँ ना बोलो। तो पता है ये जो डार्क दिख रहा है ना आपको, ये किसी इंस्टेंट का मान लो डायग्राम है, स्नैपशॉट मान सकते हो, है ना। तो देखने ध्यान से, अगर मैं ऊपर वाली पोजीशंस को जरा कंसिडर कर लूं, ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक डायग्राम है, ये हमारा एक स्टैंडिंग वेव है, ठीक है। तो जो स्टैंडिंग वेव है ना, तो जो स्टैंडिंग वेव है, इसमें सपोज करो हम इसको काउंट कर लेते हैं, इसको कंसिडर करते हैं खाली, सिर्फ इसको देखो। तो इसको, मेरे हाथ को देखना ध्यान से सभी लोग, ये दिख रहा है सभी को, ये स्टेट है, ऐसा है ना भी कुछ, ये डिस्टरबेंस ऐसा ही तो है। जैसे समय बीतेगा, है ना, तो ये ऐसे होगा, फिर 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 ऐसे होगा। समझ रहे हो बात को? मतलब ये जो डिस्टरबेंस है अभी ऊपर है, थोड़ी देर बाद ऐसे होगा, थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करेगा, करेगा ना। बात समझ में आ गई? सच दैट कि अगर ये वाला पॉइंट की बात करें, डिस्कशन करें, तो ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा यहां तक खाली बस, फिर यहां तक आएगा यहीं तक, तो खाली इतने में ही क्या करेगा। और उसके अगर हम ये वाले पार्ट की बात करें तो ये ऐसे ऐसे करेगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आई बात? बोलो, ये बात सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक, अब एक चीज देखो जरा, ये x बराबर 0 पे हमें क्या मिल रहा था? एंटी नोड क्या मिल रहा था? और एंटी नोड वाले पॉइंट का एम्पलीट्यूड कितना था? 2a। कितना? अरे एंटी नोड वाले पॉइंट का एम्पलीट्यूड कितना है? 2। नोड वाले का, ये ध्यान रखना, एंटी नोड वाले का, नोड वाले का, पक्का? ठीक, तो ये ध्यान से देखो जरा, x बराबर 0 पे कौन है? x बराबर 0 पे देखो यहां पे कौन है? x बराबर 0 वाला पार्टिकल कहां पे भी बताओ जरा सभी लोग। यहां पे है ना, तो ये एंटी नोड ही तो हुआ। बोलो हाँ या ना, तो ये हो गया x बराबर 0। अगला एंटी नोड कहां मिल रहा है, मतलब नेगेटिव में मतलब मान सकते हो, मतलब नेगेटिव 2a वाला बता दो, तो आई थिंक यहां पे मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो जरा इसकी पोजीशन बताओ कितनी होगी? λ/2। फिर अगले वाले को बताओ, लैम्डा, फिर अगले वाले को बताओ, बोलो, फिर अगले वाले को बताओ, 2λ। अब बात करते हैं किसकी, हम नोट्स वाले पॉइंट की। जब नोट्स वाले पॉइंट बताओ, पहला नोट कितने एक्स पे मिल रहा है? बोलो, λ/, फिर अगला,
ऐसे अगला वाला, समझ में आ गई बात? बोलो, ये डायग्राम क्लियर है? अच्छा, डॉटेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जब ये पल्स अभी ऐसे है, फिर हाँ, फिर 1/4 के बाद ये स्टेट होगा, वायर स्ट्रिंग स्टेट हो जाएगी, फिर उसके 1/4 बाद क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? तो डॉटेड वाला जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि, डॉटेड वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ साइकिल के बाद स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर कैसा, ठीक। और ये वेव कौन सी है हमारी, स्टैंडिंग। पता कैसे चल रहा है? क्योंकि सर हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कैसा है, जैसे अगर मैं कोई एक शेप में बात करूं, है ना, या ऐसे बोलें कि एक ये शेप है, इसका आधा पोर्शन की बात करेंगे हम यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कैसा है, डिफरेंट। कैसा है, डिफरेंट। बोलो क्लियर है यहाँ तक बात? समझ में नहीं आया? आया कि नहीं? नोट कर लो, फिर इसको ड्रॉ कर लो। नहीं, जो जिसको हम नोड कह रहे हैं ना, वो तो एक्स, उसका तो हमेशा मतलब उसका एम्पलीट्यूड जीरो ही है। अरे उसका एम्पलीट्यूड जीरो है, मतलब उसका मैक्सिमम पोजीशन ही जीरो है, तो सारी वैल्यूज, और ठीक है, मतलब कोई भी एक्शन कर रहा है पार्टिकल, उसका एम्पलीट्यूड मान लो ए है, तो और जितनी पोजीशंस होंगी सब उस ए से कम होंगी। तो अगर नोड वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ही जीरो है, तो बाकी सारी पोजीशंस कैसी होंगी उसकी, जीरो ही तो होंगी, उससे कम, जीरो से कम क्या होगा? समझ पाई बात? दूसरी बात, नोड वाले पॉइंट्स ऐसे होते हैं, इनको मतलब अगर मैं ऐसे समझाऊं, नोड वाले पॉइंट्स लाइक अ फिक्स्ड पॉइंट्स, नोड पॉइंट्स लाइक अ फिक्स्ड पॉइंट, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड देखा था हम लोगों ने, जो दूसरा एंड फिक्स था, वो एंड फिक्स ही था ना, उसका एम्पलीट्यूड कितना लिखा था हम लोगों ने, जीरो। और फ्री वाले एंड का कितना लिखा था, 1 नहीं 2a, 1 बोल दो, कितना लिखा था। तो नोड वाले पॉइंट्स टेक्निकली अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, वो ऊपर नीचे ऑसिलेट नहीं करते हैं। और एंटी नोड वाले पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो ऑसिलेट करते हैं और उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। और इन दोनों के बीच वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, अदर देन एंटी नोड एंड नोड, वो क्या करते हैं, वो भी ऑसिलेट करते हैं, बट उनका एम्पलीट्यूड जीरो से ज्यादा और 2a से कम रहता है। बताओ इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? आई होप समझ में आया होगा। देखो नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलो भाई, अब आगे बढ़ते, ठीक है। नोट कर लो, अभी कर लो, डायग्राम में एक दो चीज ऐड कर लो। ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ सभी लोग? ये होगी λ/4, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, λ/2, है ना? ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड या नोड के बीच की दूरी जो है वो λ/2 हो गई, और एंटी नोड और नोड के बीच डिस्टेंस कितनी हो गई, λ/4, ठीक। और इनके बारे में लिख लेते हैं, चलो बच्चों ने पूछा है तो लिख भी देता हूं। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ these particle always be जीरो। बेचारे कभी अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। कौन बेचारे? नोड वाले बेचारे, ठीक है। चलो अब लिखते हैं कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, ठीक, इन प्रोग्रेसिव वेव, इन प्रोग्रेसिव वेव each point
oscillates with same amplitude whereas in standing wave different point may have different what amplitude. ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक. सेकेंड पॉइंट, the points which are always at rest are called nodes, and those oscillating with maximum amplitude are called antinodes. Are called antinodes. ठीक. तीसरा और बहुत टेक्निकल पॉइंट, और ये पॉइंट तुमको थोड़ा सा इसका आइडिया, इस तरह के पॉइंट का आइडिया तुमको पहले से ही है. ठीक है. जैसे मैंने लिख देता हूं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव. जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव वो पता है क्या होगी? वो होगी y बराबर 2a sin kx प्लस phi1 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस phi2. ठीक है. ऊपर आते हैं. जो हमारी इक्वेशन ये वाली सुपर लिख लिया, इक्वेशन लिख ली वाली, ये वाली इक्वेशन जो हमारी ऊपर आई थी, सॉल्व करने पे आई थी ना एक, ये वाली, तो हमने जब इन दोनों को सुपर इंपोज करा तब आई थी. बात समझ में आ रही है? तो ऐसे यहां पे 2a cos kx लिखा है. क्या लिखा है? इस 2a cos kx को इससे कंपेयर करो 2a sin kx प्लस phi1 से. तो कैन यू प्लीज टेल मी phi1 कितना होगा? नहीं, वो लिखा है 2a cos kx, ये लिखा है 2a sin kx प्लस phi1. बताओ phi1 कितना होगा? पाई बाई 2. क्या होगा? पाई बाई 2. बात समझ में आई है? तो phi1 यहाँ पे दिखाता है कि x बराबर 0 वाला पार्टिकल हमारा एंटी नोड वाला है कि नोड वाला है? एंटी नोड वाला है कि? तो अगर phi1 पाई बाई 2 हुआ तो x बराबर 0 वाला पार्टिकल क्या होगा हमारा? एंटी नोड होगा. समझ में आ रही बात? बोलो. और ये तो ऑसिलेशन दिखा रही है हमारा, है ना, कि t बराबर 0 पे जो पार्टिकल स्टेम कर रहे हैं वो कहां पर है. ठीक है. तो ये तीसरा पॉइंट हो गया. आई थिंक समझ में आया होगा. लिख लो. चौथा पॉइंट लिख लो. और इफ x बराबर 0 इज नोड देन एम्पलीट्यूड टर्म बताओ क्या होना चाहिए? अगर x बराबर 0 पे नोड है तो एम्पलीट्यूड टर्म क्या बन जाएगा? बोलो. 2a cos के x की 2a sin के x? सोच के बोलना, दिमाग लाना.
टू ए साइन की टू ए कॉस। पिछले बार जब जिसमें हमने पढ़ा उसमें टू ए कॉस में एक्स बराबर 0 पे क्या था? अरे एंटी नोड था। एक्स बराबर 0 पे क्या था? एंटी नोड। जो हमने पढ़ा टू ए कॉस की एक साइन ओमेगा टी वाला भी पढ़ा ना ऊपर। बट ठीक है, बट इसमें क्या बोलना है, पढ़ो ध्यान से। एक्स बराबर 0 पे तो क्या होना चाहिए फिर? साइन। क्या होना चाहिए भाई? 2a साइन के एक्स में अगर x 0 कर दो तो साइन 0 बना, तो कितना आया एम्पलीट्यूड? 0। तो नोड हो गया ना वो। तो नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? आ रहा है कि नहीं? पक्का नहीं? ठीक, तो बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे? इट विल बी 2a साइन के एक्स। ठीक, इफ इट इज एन एंटी नोड तो बताओ क्या होना चाहिए? then amplitude term will be 2a cos kx। आ गया समझ सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, लिख लिया? एक पॉइंट और लिख लो, बस ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, देखो ऑल पार्टिकल विद इन द सेम लूप, मतलब सेम लूप, समझ गए ना? जैसे ये सेम लूप, ये वाला ऑल पार्टिकल विद इन अ सेम लूप oscillate in same phase, oscillate in same phase। ठीक है, और सेम फेज क्या होगा? 0, 2 पाई एंड 4 पाई। ठीक, ठीक है, एंड पार्टिकल इन कंसेक्यूटिव लूप oscillates in opposite phase। लिख लो इसको, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है।